आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रकमर सहायक आचार्य समाजशास्त्र एक और टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज का हमारा टॉपिक है नौकरशाही या जिसे हम अधिकारी तंत्र भी कह सकते हैं। इंग्लिश में नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? जनरली स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेसी से तात्पर्य लोक सेवाओं से समझते थे, सिविल सर्विसेज से। तो फिर नौकरशाही क्या है मैक्स वेबर की दृष्टि में? आइए इस क्लास में हम समझने का प्रयास करते हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म 1864 में जर्मनी में हुआ था। एक सामाजिक विचारक और ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनको राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून आदि अन्य विषयों का भी बहुत जानकारी थी इनको, और इनको अन्य विषयों में भी पढ़ा जाता है, चाहे वह प्रबंधन या मैनेजमेंट हो, लोक प्रशासन हो, राजनीति विज्ञान क्यों न हो। तो आइए आज हम मैक्स वेबर के एक सिद्धांत को पढ़ते हैं और वह सिद्धांत है ब्यूरोक्रेसी। तो जैसा हमने देखा कि मैक्स वेबर वे समाजशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। वे इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पर बल देते हैं और उन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत की। समाजशास्त्र में उन्होंने आइडियल टाइप की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने नौकरशाही या फिर अधिकारी तंत्र का भी एक आइडियल टाइप प्रस्तुत किया। तो आइए हम देखते हैं उनकी आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो जैसा हमने कहा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब मैक्स वेबर के अनुसार केवल सिविल सर्विसेज नहीं है, लोक सेवाएं नहीं है। उनका ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है और नौकरशाही को वे एक ऐसा संगठन कहते हैं जो कि कार्य को कुशलतापूर्वक करने का एक श्रेष्ठ संगठन है, जिसमें कि क्वालिफाइड, प्रशिक्षित और प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य का वो निष्पादन करते हैं उत्कृष्टता के साथ। और ब्यूरोक्रेसी में प्राइवेट सेक्टर, जैसे आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस देख लीजिए, उनमें काम करने वाले लोग, या फिर डिफेंस में काम करने वाले लोग, या फिर सरकारी अधिकारी, इन सभी को वो शामिल करते हैं। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, उनको भी वो ब्यूरोक्रेसी में शामिल करते हैं। तो आप समझ गए ना, ब्यूरोक्रेसी मतलब बहुत ही व्यापक, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं उनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो एक विशिष्ट जिनका पद है और जिनकी विशिष्ट स्थिति है, उनकी क्वालिफिकेशंस या फिर उनकी भर्ती के नियमों की वजह से उनको वो ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने ये देखा कि 19वीं शताब्दी में मैक्स वेबर के टाइम में समाज में अनेक बदलाव हो रहे थे। यूरोप में औद्योगिकरण के कारण आधुनिकता आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और हम ये जानते हैं उसी दौरान भारत में भी उपनिवेशवाद आया। मतलब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने हम पर रूल किया। क्यों किया? क्योंकि औद्योगिकरण के कारण, ये सब कहानी आपको मालूम है। तो नौकरशाही की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो राजतंत्र है या निरंकुशतावाद है, उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक सरकारें आ रही थी, समाज में बदलाव हो रहे थे, पूंजीवाद पनप रहा था, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी जिसे कहें, उसके आने से और एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी जो तार्किक रूप से काम करे, एफिशिएंटली काम करे, क्योंकि जनसंख्या की भी वृद्धि हो चुकी थी। तो मैक्स वेबर इसीलिए कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है, यह ब्यूरोक्रेसी इज सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ब्यूरोक्रेसी है, ये किसी भी अन्य संगठन से एक श्रेष्ठ संगठन है कार्य करने का। क्यों? क्योंकि इसमें स्थायित्व है। जो लोग रिक्रूट होके आते हैं वो कैरियर सर्विस के रूप में काम करते हैं, वे रिटायर होकर ही वो जाते हैं भर्ती के बाद। तो स्टेबिलिटी हुई, अनुशासन है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि नियमों से कार्य होता है, अपनी मनमर्जी से नहीं।
रिलायबिलिटी है ब्यूरोक्रेसी में, मतलब विश्वसनीय व्यवस्था है ये कार्य करने की, और प्रिसीशन है किसी भी काम को एक बेहतरीन तरीके से करना, जिसे हम कहें। तो इस कारण से, क्योंकि लोकतंत्र आ गया था, लोकतंत्र में मेरिटोरियस लोगों की आवश्यकता थी, क्वालिफाइड लोगों की। मार्केट इकोनॉमी में ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत थी जो तार्किक रूप से काम करे, श्रेष्ठता से काम करे, नियमों से काम करे। इस कारण से ब्यूरोक्रेसी का उद्भव हुआ। आधुनिक समाजों में ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर के अनुसार कार्य करने का एक बेहतरीन संगठन है। ये बात हम कर चुके हैं। नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रांसीसी भाषा से। और फ्रेंच लैंग्वेज में ब्यूरो का मतलब होता है मेज या डेस्क। आप देखते होंगे ना, जब आप गवर्नमेंट ऑफिसेस को विजिट करते हैं या आपके कॉलेज में भी ऑफिसेस होते हैं, वो टेबल और कुर्सी ऑफिस में रखते हैं, मतलब उस पर बैठकर काम करते हैं वो, इसलिए इसको मेज का प्रशासन भी कहा है फाइनर ने, और अधिकारियों का शासन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का ये एक आदर्श प्रारूप है, और जैसा हम बात कर चुके हैं, सिर्फ लोक सेवा नहीं है, ये व्यापक है। प्राइवेट सेक्टर के लोग, प्रोफेशनल्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले लोग और लोक सेवक सभी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हुआ क्वालिफाइड लोग जो एक भर्ती की प्रक्रिया से आए हैं, जिनको स्किल्स हैं, विशिष्ट स्किल्स हैं, और जो तार्किक रूप से नियमों में बंद कर कार्य करें। वेबर ने नौकरशाही की एक समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की, और उन्होंने ये कहा कि सामूहिक गतिविधियों का तार्कीकरण करने का माध्यम है ब्यूरोक्रेसी, मतलब कलेक्टिव एक्टिविटी से उनका रेशनलाइजेशन ब्यूरोक्रेसी में किया गया है। और मैक्स वेबर ने जो सत्ता है, अथॉरिटी, उसके 3 प्रकार बताए: परंपरागत, करिश्माई और तार्किक वैधानिक सत्ता। तो वे ये कहते हैं कि तार्किक वैधानिक सत्ता का जो पालन है वह ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से किया जा सकता है। और ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत की। अब हम वेबर की ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि नौकरशाही के कुछ निश्चित नियम होते हैं, प्रशासकीय नियम जिन्हें कहें, मतलब प्रशासन करने के नियम है। अब यहाँ प्रशासन में फिर से कह रही हूँ, केवल सरकारी प्रशासन नहीं, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का भी प्रशासन होता है, एमएनसीज का भी, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी। तो सबके नियम है काम करने की। तो नियमों के अनुसार नौकरशाही में काम किया जाता है। अपनी मनमर्जी के अनुसार नहीं काम कर सकते कि मुझे ये पसंद है तो इस तरह से करूं, नहीं। नौकरशाही में कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होता है। ये नियम स्थायी होते हैं और पर्सनल नहीं होते, मतलब नियमों का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, ये व्यक्तिगत नहीं है, सभी के लिए कॉमन है। और उस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा उसको नियमों के अनुसार काम करना होगा। जैसे आपके महाविद्यालय में कोई भी प्रिंसिपल हो, लेकिन उनको उन नियमों के अंतर्गत ही काम करना होगा। तो जो नौकरशाही है उसके प्रशासकीय नियम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। एक कलेक्टर है तो उसे काम कैसे करना होगा, जो नियम कहते हैं उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी योजना है, वो कमजोर वर्गों के लिए है, उनके कोई परिवार में किसी को जरूरत है, लेकिन वो उस योजना का फायदा अपने परिवार वालों को नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। उस योजना का जो बेनिफिशरीज है एक्चुअली उनको बेनिफिट्स देने होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना। और जो भी अधिकारी नियमों के विरुद्ध काम करते हैं वो गलत है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। तो ये वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की विशेषता नहीं है। फिर नौकरशाही की दूसरी विशेषता के रूप में हम प्राधिकार की बात कर सकते हैं, अथॉरिटी। तो हमने ये देखा कि लीगल रैशनल जो अथॉरिटी है, तार्किक वैधानिक सत्ता,
उसको इस्तेमाल करने का ब्यूरोक्रेसी एक माध्यम है। और ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के पास सत्ता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उस सत्ता को फिर मैं बता रही हूँ आपको, व्यक्तिगत रूप से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपकी पड़ोसी से नहीं बनती है, तो एक अधिकारी के रूप में आप अपने पड़ोसी से उन नियमों का हवाला देते हुए बदला नहीं ले सकते। नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम संस्करण की बात कर सकते हैं कि नौकरशाही में संगठन के विभिन्न पदों में उच्च और निम्न का एक क्रम पाया जाता है। मतलब उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारियों का क्रम पाया जाता है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स का, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रूप में कार्मिक काम करते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने एक पुलिस से एग्जाम्पल लिया आपके लिए, जैसे कि कांस्टेबल का सुपीरियर अधिकारी या उच्च अधिकारी हेड कांस्टेबल का सुपीरियर अधिकारी वहाँ एएसआई, तब और एएसआई का सुपीरियर अधिकारी वहाँ एसआई, मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का उच्च अधिकारी वहाँ डेप्यूटी एसपी या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीएसपी से ऊपर एसपी। और इस तरह से ये जो हायरार्की है ये चलती रहती है। मतलब नौकरशाही में सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। निम्न अधिकारी के ऊपर उच्च अधिकारी, फिर उससे उच्च अधिकारी, और जो ऑर्डर्स मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, वे उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारियों को मिलते हैं। टॉप डाउन ऑर्डर्स मिलते हैं। जो निम्न अधिकारी होते हैं वो अपना जो काम करके और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल होता है सारा कार्य नौकरशाही में। इस तरह से हायरार्किकल ऑर्डर है और उसके अनुसार ही काम करते हैं सभी ऑफिसर्स। जैसे मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी कलेक्टर है, तो वह अपने अधीनस्थों का सुपरविजन भी रखता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। क्योंकि वह उच्च अधिकारी है, उसके पास ज़्यादा अधिकार हैं नियमों के अनुसार, शासकीय नियमों के अनुसार। फिर हम बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लिखित दस्तावेज होते हैं। नौकरशाही में कार्य लिखित दस्तावेजों के द्वारा संचालित होता है या फाइल व्यवस्था होती है। तो फाइल से ये ऑफिस कार्य का प्रतीक है। रिटन रिकॉर्ड्स के अनुसार काम करता है। मतलब फाइल्स पे नोटिंग होती है, जिसे हम कार्यालय टिप्पणी कहें। निम्न अधिकारी है वो टिप्पणी करके अपने उच्च अधिकारी को देता है, और इन टिप्पणियों के आधार पर जो फाइनल अथॉरिटी है वे निर्णय लेते हैं। कई बार आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना, वो फाइल लेकर कहते हैं कि हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो फाइलिंग है ये नौकरशाही की बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब फाइल्स में डॉक्यूमेंटेशन है और प्रत्येक निर्णय को लिखकर रखा जाता है। एक रेफरेंस के रूप में भी ये फाइल्स काम आती हैं, और लिखित होने की वजह से गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है हर डिसीजन, हर कार्य। फिर हम ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में या नौकरशाही अधिकारी तंत्र में अधिकारियों की एक विशेष स्थिति होती है, स्पेशल स्टेटस होता है। आप भी देखते हैं ना, आईएएस ऑफिसर का बहुत स्टेटस है, आरएएस ऑफिसर का स्टेटस है, और आप इसीलिए आईएएस या आरएएस बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि एमबीए किए हुए प्रोफेशनल्स, सीईओस, उनका भी बहुत रिस्पेक्ट होता है। तो मल्टीनेशनल संगठनों में काम करने वाले लोगों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वहाँ भी नौकरशाह है। तो ये तकनीकी रूप से श्रेष्ठ होते हैं। मतलब इन्होंने कुछ पढ़ाई की होती है अपने क्षेत्र विशेष में, कार्यकुशल होते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है काम करने की। प्रतिष्ठा समाज में ऊंची होती है, जैसा अभी हमने बात किया। आप लोगों के लिए भी रोल मॉडल है ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है। तो सिविल सर्वेंट एक एग्जाम्पल ही तो है नौकरशाही का। नौकरशाही में अधिकारियों की पदोन्नति होती है एक निश्चित समय के पश्चात। पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए आपके इंटरनल असेसमेंट भी होता है, मतलब लिखित परीक्षा होती है पुनः, या फिर पदोन्नति का आधार सीनियरिटी भी हो सकती है कि आपने सेवा में या सर्विस में कुछ निश्चित वर्षों के पश्चात प्रमोशन हो जाता है। तो ये सिद्धांत होते हैं मेरिट कम सीनियरिटी का। फिर आर्थिक सुरक्षा है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि पेंशन भी मिलती है, और
ये एक स्थायी सेवा भी है, मतलब आप रिटायर होते हैं इससे। फिर अन्य विशेषताओं के रूप में हम देख लेते हैं कि अधिकारियों की सीमाएं हैं एवं सुविधाएं, ये बात कर चुके हैं हम। सुविधाएं क्या, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको ग्रेच्युटी मिलती है, हाउसिंग की सुविधा मिलती है। और सीमाएं ये है कि नियमों में बंध कर काम करना होता है, जो नियम कहेंगे उसी तरह से वो करेंगे। जैसे कई बार आप बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं ना, कोई अधिकारी है वो नियमों में बंध के ही काम करता है, लेकिन एक हीरो के रूप में कई बार वो नियम तोड़ देता है, लेकिन वास्तव में काम करते समय इस तरह नियम नहीं तोड़ सकते। आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, नियमों के अनुसार ही आपको काम करना होगा। फिर स्पष्ट एवं निश्चित कार्यक्षेत्र है ब्यूरोक्रेसी का, अपने कार्यक्षेत्र में रहकर ये काम कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं। जैसे आप एक जिले के कलेक्टर हैं, तो आपको अपने जिले की आपको जिम्मेदारी है, तो आपको वो सारा कार्य करना होगा। लेकिन अपने जिले के अतिरिक्त अगर आपको लगता है किसी और स्टेट में गलत हो रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो नियम नहीं है। कई बार आप देखते हैं ना कि एक थाने में FIR लिखी जाती है जहाँ की आप निवासी हैं, जो आपके क्षेत्र का है, अन्य में नहीं लिखी जा सकती। कहने का मतलब हुआ कि निश्चित कार्य क्षेत्र हो गया इसका, और अधिकारियों की कुछ सीमाएं हो गई है, हाथ बंधे हुए होते हैं उनकी कानून से। फिर अधिकारी तंत्र की एक भर्ती पद्धति होती है, आप ये जानते हैं। जैसे RAS की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, UPSC। तो भर्ती की एक प्रक्रिया है, विज्ञापन निकलेगा और परीक्षा होगी, परीक्षा की भी एक प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा जैसे भी होगा, साक्षात्कार होगा, और फिर नियुक्ति होगी, और नियुक्ति के बाद आपको एक पद मिलेगा, प्रशिक्षण होगा। IAS अधिकारियों का मसूरी में प्रशिक्षण होता है, पुलिस IPS का हैदराबाद में प्रशिक्षण होता है। तो इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी प्रशिक्षण होते हैं, मल्टीनेशनल्स में भी। फिर पदों के एकाधिकार का अभाव होता है ब्यूरोक्रेसी में। फिर ये बात हम कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में अनुशासन है, मतलब डिसिप्लिन से काम करना होगा, और कोड ऑफ कंडक्ट से आपकी सेवा की आचार संहिता है एक, और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं ना कि किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, या फिर कोई और इस तरह का कार्य करते हुए वो नोटिस में आ गया जो कि नियमों के खिलाफ था, तो उनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाती है, APO कर सकते हैं उनको। और वित्तीय गबन किया है तो वह वसूली भी की जा सकती है। सरकारी अधिकारी हैं वो या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कुछ गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकते हैं, राजनीति में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सब आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट्स का। फिर निश्चित वेतन है, मतलब प्रतिमाह उनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, और रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन मिलती है। अब आप देखिए, जो आपके घर में काम करते हैं, सर्वेंट्स काम करती हैं, मेड्स काम करती हैं, या खेतों में मजदूर काम करते हैं, क्या उनको कोई निश्चित वेतन या फिर पेंशन मिलती है क्या? नहीं मिलती है। इस तरह से देखिए ब्यूरोक्रेसी अलग है उन लोगों से, इनको एक सामाजिक सुरक्षा भी मिली हुई है, जिसे हम आर्थिक सुरक्षा कहें। तो इनको सैलरी मिलती है और इनका रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन आपके ड्राइवर का रिक्रूटमेंट नहीं होता, ना आप उसके पेंशन की व्यवस्था करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही प्रोफेशनल एक संगठन है, और इसीलिए जो टैलेंटेड लोग हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर प्रदान करती है काम करने के लिए। और नौकरशाही है, ये करियर सर्विसेज है, ये मतलब आप अपने करियर में लंबी अवधि तक इसमें काम करते हैं, और ये करियर इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपका प्रमोशन होता है, निश्चित समय के पश्चात आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है, तो आप छोड़कर कोई दूसरा जॉब नहीं करते हैं, आप इसी में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, एक्सेल करते हैं इस फील्ड में। तो ऐसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आप जानते हैं जिन्होंने भारत में बहुत ही अच्छा कार्य किया। वो देखिएगा कि उन्होंने अपने करियर में एक पैशन के साथ एंटर करते हैं ना ब्यूरोक्रेसी में,
तो कितना बेहतरीन काम आप कर जाते हैं, इसके बारे में देखिएगा। तो आज हमने ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा को समझा, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा को समझा, और ब्यूरोक्रेसी के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखा। भारत में भी ब्यूरोक्रेसी है। पहले हम जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनको आईसीएस ऑफिसर्स कहते थे, लेकिन अगेन मैं आपको कह रही हूँ प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको भी हम नौकरशाही तंत्र में ही शामिल करते हैं मैक्स वेबर के अनुसार। लेकिन नौकरशाही कई बार अपनी क्षमता से काम नहीं करती है। आपने देखा होगा ना, भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं या नियमों के विरुद्ध कार्य करते हुए देखे जाते हैं, उनके खिलाफ फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है। तो नौकरशाही में कई कमियां हैं, वो रिजल्ट्स नहीं दे पाती है। तो उसकी कौन सी आलोचनाएं हैं, कौन सी कमियां हैं या नौकरशाही की क्या सीमाएं हैं, आइए हम देखते हैं। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मार्टन ने नौकरशाही के लिए कहा है कि नौकरशाही लक्ष्यों से विमुख हो जाती है। मतलब गोल्स होते हैं ना हमारे गोल्स, उनको भूल जाती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, वो नियमों में ही रह जाती है, रूढ़िवादिता में रह जाती है। और जो लक्ष्य हैं उनको ब्यूरोक्रेसी भूल जाती है। मतलब फाइलिंग में ज़्यादा ध्यान देती है और रिजल्ट में कम। इसी तरह थॉरस्टेन वेबलिन ने इसे ट्रेनड इनकैपेसिटी कहा है, प्रशिक्षित अयोग्यता, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से वो प्रशिक्षित हैं लेकिन फिर भी अयोग्य हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी में लाफिताशाही तो आपने सुना ही होगा, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म जैसा हमने देखा था नौकरशाही की एक विशेषता है, फाइलिंग प्रणाली। तो फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक अधिकारी की डेस्क से दूसरे अधिकारी की डेस्क तक पहुंचने में बहुत ही टाइम लगा दिया जाता है। इसीलिए इसको हम लाल फीताशाही कहते हैं, क्योंकि फाइल्स को मूव करने में बहुत टाइम लगता है और तब तक जो काम किया जाना था वो बहुत ही लेट हो जाता है। फिर नौकरशाही को बहुत ही बॉर्डम वाला संगठन भी कहा जाता है, नीरस। आपने देखा ऑफिसेस में फाइल्स होती हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, कल्चर नहीं होता काम करने का, या फिर नवीनता नहीं, उनको नियमों में बंधे रह के काम करना है, तो उनमें नीरसता आ जाती है। मतलब डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाता है काम में। और अन्य कमी के रूप में हम बात कर सकते हैं कि नौकरशाही का जो संगठन है बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बहुत ही औपचारिक है। औपचारिक होने से वे नीरस भी है, मतलब बॉर्डम भी है, नीरसता और औपचारिकता कहीं ना कहीं संबंधित है। मतलब नियमों पर बल देंगे, रिजल्ट मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर इसमें डिपार्टमेंटलिज्म भी है, मतलब ये मेरा विभाग है, ये मेरा विभाग नहीं है, इस तरह से। और रूढ़िवादी है, मतलब नियमों को फॉलो करना है, रिजल्ट्स पे फोकस नहीं किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही का आदर्श प्रारूप दिया था उसमें काफ़ी विसंगतियाँ आ गई है। और भारत जैसे विकासशील देशों में तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की जो समस्याएं हैं वह भ्रष्टाचार निरोधक उपाय अपनाकर दूर की जा सकती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में एक कुशल प्रशासनिक अधिकारियों का अभाव पाया जाता था, क्योंकि तब भर्ती की प्रक्रिया नहीं थी, कोई लोक सेवा आयोग नहीं होते थे, और राजा या फिर जो बादशाह है वो अपनी मर्जी से ही जो उन्हें पसंद आता उसको अधिकारी बना लेते थे अपने दरबार में, और जो नहीं पसंद आता उसे अगले ही दिन वो हटा भी सकते थे। लेकिन वर्तमान नौकरशाही को कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है और बहुत ही योग्य और कुशल हैं। तो इनमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।